की हम यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा बैगर्स हैं जो भीख मांगते हैं। ये बैगर ऑल ओवर इंडिया में हैं, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज के अंदर है। मेट्रो सिटीज में मुंबई का नाम सबसे ज्यादा है और कर्नाटका। इनके अंदर सबसे ज्यादा आपको बैगर्स मिलेंगे। 2 महीने पहले कुंभ का मेला आया था। उस कुंभ के मेले में आपको पता है कितने करोड़ों रुपए का टर्नओवर था इन भिखारियों में। 10 करोड़ से भी ज्यादा इनकम इन भिखारियों को हुई थी उस कुंभ के मेले। उस कुंभ के मेले में ये भिखारी कहां से आए, इनको कैसे पता चला कि वहां पे हमें जाना चाहिए या क्या होना चाहिए, या फिर इतने पैसे इनके पास कैसे आ गए कि दूर दूर से भिखारी लोग वहां पे आकर रहने लगे और उन्होंने कमाया। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं साल 2022। साल 2022 में एक गरीब परिवार का लड़का, गरीब मजदूर परिवार का लड़का अपने गांव बिहार से कानपुर की तरफ रुख करता है। कानपुर की तरफ रुख करने का एक रीजन था कि उसे लगता था कि मुझे कानपुर जाने के बाद या फिर अपना शहर छोड़ने के बाद में एक जॉब मिल जाएगी, एक नौकरी मिल जाएगी जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। क्या होता है, कानपुर पहुंचने के बाद में वो एक स्लम एरिया, एक छोटी सी बस्ती में रहता है जहां पे बहुत ही गरीब परिवार रहते थे। वहां पर उसको रेंट भी कम देना पड़ता है, इस वजह से वो वहां पे जाकर रहता है। कुछ दिन रहने के बाद में उसकी मुलाकात एक विजय नाम के आदमी से होती है। वो विजय नाम का आदमी उसे ये बताता है कि आपको काम मिल जाएगा। काम की तलाश में सुरेश मांझी बिहार से कानपुर है। अब सुरेश मांझी उसकी बात मान लेते हैं तो विजय उसे एक एड्रेस देता है कि आप इस एड्रेस पे चले जाओ, उस एड्रेस पे जाके आपको काम मिल जाएगा। होता क्या है, सुरेश मांझी बेचारा गरीब आदमी काम की तलाश में आया था, उसे काम के लिए कोई एड्रेस मिला तो वो तो जाएगा ही जाएगा। वो चला जाता है। जाने के बाद में जो उसे एड्रेस दिया गया था, वो एड्रेस एक किसी कंपनी का या किसी ऑफिस का नहीं था, वो एक ब्रिज के नीचे उसे पहुंचना था, वहां का एड्रेस था। ब्रिज के नीचे जाने के बाद में उसे वहां पे एक इंसान मिलता जो उसे जॉब देता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरेश मांझी उस ब्रिज के नीचे पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, पीछे से एक आदमी आता है और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद में उसे इंजेक्ट किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के अंदर भी जहरीला या फिर केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं। आंखें चले जाने के बाद में वो इंसान इस लायक हो जाता है कि वो भीख मांग सके। सुरेश मांझी एक मजदूर परिवार का लड़का भीख मांगने के लिए प्रताड़ित किया गया। उसके हाथों की उंगलियां काट दी गई, उसके शरीर पर बहुत गहरे गहरे घाव दिए गए। खाने को उसे 1 या 2 ही रोटी पूरे दिन में दी जाती थी ताकि वो बिल्कुल कमजोर लगे और भीख मांगने के लिए सुटेबल हो जाए। कुछ दिन जब ऐसी ही कंडीशन चलती रही, उसके बाद में सुरेश मांझी को एक औरत को 70,000 रुपए में बेच दिया गया। उस औरत ने सुरेश मांझी को दिल्ली राज नाम के आदमी के साथ में भेज दिया। अब वहां पर जाने के बाद में राज नाम के आदमी ने उसे दिल्ली में छोड़ दिया। दिल्ली में वहां पे एक उनकी सोफिस्टिकेटेड गैंग हुआ करती थी, उस गैंग के बीच में छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। अब सुरेश मांझी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो आंखों से अंधा हो चुका था, शरीर से लाचार हो चुका था, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगता था। जो भी पैसा शाम को इकट्ठा होता था, गैंग के मेंबर आते थे और उससे सारा का सारा पैसा छीन कर ले जाते। उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था वहां भी कि उसे मोटा ना दिखाई दे। अगर वो मोटा दिखाई देगा तो उसे भीख नहीं मिलेगी। ये उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई थी, उनकी गैंग के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी, उस माफिया के दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि सुरेश मांझी को बिल्कुल कमजोर करके रखना है, जिसकी वजह से उनको मोटी इनकम होती रहेगी। डेली वो भीख मांगता रहेगा और उनको पैसे देता रहेगा। चलते चलते ऐसे काफी दिन बीत गए। काफी दिन बीतने के बाद में सुरेश मांझी की जो तबीयत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, बहुत ही ज्यादा वो प्रताड़ित होने लगा। उससे इतना भी नहीं हो सकता था कि वो अपनी दवाई के लिए भीख मांग सके, पैसे इकट्ठा कर सके और अपने घर से बाहर निकल सके। जिस गैंग ने उसे किडनैप किया था, उसे ये पता चला कि अब ये किसी भी काम का नहीं है, तो उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट मांगी। उन्होंने विजय कुमार को फिर से फोन किया कि हमें इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, ये तो हमारे काम का ही नहीं था। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या हुआ कि फिर से सुरेश मांझी को कानपुर भेजा गया। कानपुर जाने के बाद में उसे फिर से वहीं पर सुबह से लेकर शाम तक भीख मंगवाई।
भीख मांगते मांगते उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि अब उसे सांस भी नहीं लिया जाने लगा। धीरे धीरे उसकी कंडीशन इतनी डाउन हो गई कि वो वहीं पर गिर गया भीख मांगते मांगते। जब गैंग के मेंबर्स को ये पता चला कि यदि किसी भी काम का नहीं है, तो उन्होंने सुरेश मान जी को रोड पर ही डंप कर दिया और वहां से चले गए। जैसे तैसे करके सुरेश मान जी वहां से उठा, अपने गांव बिहार गया। बिहार में जाने के बाद में जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके घर वाले भी उसको पहचान नहीं पाए। इस तरीके की सुरेश मान जी की कंडीशन हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं? जैसे तैसे सुरेश मान जी ने अपना इलाज करवाया। वहां के एक लोकल एमएलए ने उनका साथ दिया, उसकी कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट की वजह से ये कहानी आप सबके सामने आई है, हमारे सामने आई है। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। देखिए, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं थी जो मैं आपको समझा रहा हूं या फिर सुना रहा हूं। ये एक रियल इंसिडेंट है बिहार के लड़के के साथ, सुरेश मान जी के साथ। ये है उनकी तस्वीर। अब आपने देख ली कि ये तस्वीरें किस तरीके से इस सुरेश मान जी को प्रताड़ित किया गया। मैं आपको यही समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा ये बैगर्स काम कर रहे हैं। ये बैगर्स की इंडस्ट्री है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा ये बैगर्स हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हैं। जो एक हम मूवी देखने जाते हैं, जो सितारे उनमें काम करते हैं, जो सुपरस्टार्स काम करते हैं, उन सुपरस्टार्स की भी इनकम इतनी नहीं है। किसी अमीर आदमी की भी इनकम इतनी नहीं है। अगर सारी की सारी मिला ली जाए, 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से लोग इनके जाल में फंसते हैं, या फिर यहाँ पे क्यों भीख मांगते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आते हैं, या फिर इसको सॉल्यूशन इसका क्या है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है या नहीं। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको एक एक चीज प्रॉपर खोल कर बताऊंगा यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है, कहां से शुरू हुई, कहां इसको एंड होना चाहिए। जब भी एक भिखारी भीख मांगता है तो आपके मन में क्या आता है कि हमें इस भिखारी को भीख दे देनी चाहिए या फिर कुछ पैसे दे देनी चाहिए जिससे कि इसका गुजारा चल जाएगा। हम ये सोचकर उस भिखारी को पैसे दे देते हैं, लेकिन ये जो पैसा है ये क्या उस भिखारी के पास जाता है? आपने कभी इस चीज को सोचा है? नहीं सोचा। ये पैसा उस भिखारी के पास में नहीं जाता। ये पैसा जाता है उनकी डैपर्स के पास, जिन किडनैपर्स ने इन बेचारे बच्चों को, इन भिखारियों को किडनैप किया होता है। आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, मैक्सिमम जो भिखारी लाइन होती है, जो बैगर्स की एक इंडस्ट्री होती है, इसमें छोटे बच्चे से लेकर लेडीज का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेडीज और छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा उठाया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनको केमिकल इंजेक्ट किया जाता है और उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो भीख मांगने लग जाए। आपको एक आंकड़ा और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ इंडिया की हम यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा बैगर्स हैं जो भीख मांगते हैं। ये बैगर ऑल ओवर इंडिया में है, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज के अंदर है। मेट्रो सिटीज में मुंबई का नाम सबसे ज्यादा है और कर्नाटका, इनके अंदर सबसे ज्यादा आपको बैगर्स मिलेंगे। आपको देखना होगा कि जहां भी आप जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, आपको हर जगह ये बैगर मिलेंगे भीख मांगते हुए। यहाँ पर अगर एक ऑर्डिनरी बैगर, यहाँ पर अगर एक नया भिखारी आ जाता है तो उसको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। जैसे कि एक नई इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, पर एक नई इंडस्ट्री को खड़ा होने के लिए उन इंडस्ट्रीज के बीच में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे भिखारियों के बीच में एक अगर नया बैगर आता है, एक नया भिखारी आता है, तो उसे स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो उनकी गैंग का ना हो, वो अलग किसी अपनी मजबूरी की वजह से ये भिखारी बना हुआ। साल 1959 में 1959 में एक प्रस्ताव पास किया गया था। उस प्रस्ताव के अंदर ये क्लियर था कि जो भिखारी हैं वो भिखारियों के लिए हम एक एनजीओ या फिर कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे कि भिखारी नहीं बने। लेकिन वहीं 2021 में एक प्रस्ताव और पास किया गया, इसमें यह बताया गया कि भिखारी 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो भिखारी
जो अपनी मजबूरी के लिए बनते हैं, अपनी मजबूरी की वजह से भिखारी बनते हैं। एक वो भिखारी होते हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो जानबूझ के भिखारी बनते हैं, पैसा कमाने के लिए भिखारी बनते हैं। इन लोगों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा जब भी कोई न्यूज चलती है, जब भी कोई न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आती है कि आज ये बच्चे चोरी हो गए, आज उधर से बच्चा चोरी हो गया, आज इतने साल का बच्चा चोरी हो गया। सबसे ज्यादा ये जो किडनैपर गैंग होती हैं, ये छोटे बच्चों के ऊपर ही ध्यान देती हैं। छोटे बच्चों को चुराया जाता है, उन्हें उठाया जाता है, उन्हें इस तरीके से इंजेक्शन दिए जाते हैं, नशे की लत लगाई जाती है, या फिर कफ सिरप ऐसी आती हैं जिनके अंदर नशा होता है, वो पिला के उनको सारा दिन किसी लेडी को दे दिया जाता है। वो लेडी सारा दिन दोपहर में, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, उसके अंदर वो भीख मांगती रहती है, जिसकी वजह से इनका कारोबार चलता है। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद में क्या होता है, उनके पास कुछ नहीं बचता। एक आंकड़े के अनुसार देखा गया है कि सिर्फ 32% लोग ऐसे हैं जो 100 से कम रुपए कमाते हैं। 23% लोग ऐसे हैं जो 100 से 300 रुपए के बीच में इनकम करते हैं। 1% ही इंसान ऐसे हैं जो 400 या फिर उससे ज्यादा इनकम करते हैं। अगर एवरेज देखी जाए तो एक भिखारी की इनकम पूरे महीने में 3 से 6 हजार के बीच में या फिर 7 हजार के बीच में होती है। एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर यही भिखारी काम करने लगे एक मजदूर की तरह, एक अच्छी कंपनी के अंदर या फिर कहीं पर जाके कोई मजदूरी करें, तो एक एवरेज लेवल की जो सैलरी होती है वो होती है 15,908 रुपए, जो इस टाइम दिल्ली के अंदर या फिर मुंबई के अंदर आपको मिल जाए। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ही हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको किडनैप कर लिया जाता है, भिखारी बनाया जाता है, वो बेचारे किसी काम के नहीं रहते और इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद उनका कोई भी भविष्य नहीं रहता है। बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इन चीजों से निकला जाए। क्या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि हमें ये जो बैगर्स हैं, जो भिखारी हैं, इस चीज को खत्म किया जाए? तो हाँ दोस्तों, हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके तहत एनजीओ तैयार किए गए थे। एनजीओ के अंदर इनको रखा जाता है, साथ ही इनका खान पान का ध्यान रखा जाता है, इनको सोफिस्टिकेटेड एक लाइफ दी जाती है ताकि ये अच्छे तरीके से रह सके। लेकिन ये एनजीओ भी कभी कभार हमारे दब जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर आता है। जो पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर आता है वो बढ़ावा देता है बैगर्स को, वो बढ़ावा देता है किडनैपर्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा बैगर्स इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ इंडिया भेजें। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ा मेला लगता है, जब भी कोई त्योहार आता है, वहां पर भिखारियों की लाइन लग जाती है। कुछ समय पहले की बात है, अभी 2 महीने पहले कुंभ का मेला आया था। उस कुंभ के मेले में आपको पता है कितने करोड़ों रुपए का टर्नओवर था इन भिखारियों का। 10 करोड़ से भी ज्यादा इनकम इन भिखारियों को हुई थी उस कुंभ के मेले में। उस कुंभ के मेले में ये भिखारी कहां से आए, इनको कैसे पता चला कि वहां पे हमें जाना चाहिए या क्या होना चाहिए, या फिर इतने पैसे इनके पास कैसे आ गए कि दूर दूर से भिखारी लोग वहां पे आकर रहने लगे और उन्होंने कमाया। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल केस है जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल पर बनाया गया है। ऊंचे लेवल से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ये आपकी और मेरी पहुंच से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मैं यहाँ पे सारी पोल नहीं खोलने वाला, मैं यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। देखिए, अगर कोई भी भिखारी आपको मिल जाता है, आपके मन में यही आएगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो पैसा आप उन्हें जो देंगे वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो बैगर्स इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। आपको कोशिश करनी है कि बैगर्स इंडस्ट्री को बढ़ाया ना जाए, उसको खत्म किया जाए। तो जो पैसा आप बैगर्स को दे रहे हैं, भिखारियों को दे रहे हैं, कोशिश कीजिए वही पैसा उन एनजीओ की तरफ जाए जो एनजीओ इन बैगर्स को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, मेरी सबसे विनती है, अगर आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको भिखारी देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बता देता हूं, कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ हिंट्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। देखिए, जब भी कोई भी विदेशी, बहुत ही बड़ा विदेशी या फिर कोई भी विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं या फिर बहुत ही बड़ा कोई गेम यहाँ पे होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जिस जगह पे वो गेम हो रहा है उस जगह के आसपास कहीं पर भी भिखारी नहीं होते, या फिर जो भी स्लम एरिया होता है उनको कवर कर दिया जाता है।
वो इसीलिए कवर कर दिया जाता है ताकि हमारी जो सच्चाई है दूसरे देशों में ना पता चले। आपने यहां पर देखा होगा, आपने कभी टीवी देखा हो या फिर आप बाहर गए हो, यहाँ के बैगर्स और वहां के बैगर्स में जमीन आसमान का फर्क है। वहां के जो बैगर्स होते हैं वो बैगर्स नहीं कह सकते हैं, वो कमा के खाते हैं। यहाँ के बैगर्स सिर्फ मांग के हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी बैगर, कोई भी भिखारी आपके पास आता है, किसी बच्चे को लेकर आता है या फिर आप किसी भिखारी को देखते हैं और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो मत। आपको उन एनजीओ की हेल्प करनी चाहिए जो एनजीओ इन भिखारियों को इस समस्या से दूर करें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं उन चीजों का ध्यान रखिए। आंकड़े मैंने आपको बताए, उन आंकड़ों का ध्यान रखिए। ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं हमारे इंडिया में, और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग इन भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम लोग इन भिखारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो कभी भी आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं, कृपया करके इन पे ध्यान दीजिए। ये हमारे इंडिया की बातें हैं। मैं इंडिया को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया। आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कमेंट हो, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, हर जगह पे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज का पता चले कि ये किस चीज से रिलेटेड है। जो सुरेश मांझी के साथ हुआ वो किसी दूसरे सुरेश मांझी के साथ ना हो, किसी आपके पड़ोस में, किसी आपके परिवार में ऐसा ना हो। कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।